मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे केंद्रीय विधानमंडल यानी कि हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में दोस्तों। और दोस्तों पार्लियामेंट में आज हम जो अपर हाउस है यानी कि हम कह सकते हैं कि राज्यसभा है, उस राज्यसभा के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में ओवरव्यू लेने वाले हैं। फिर हम आज काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि हम कह सकते हैं राज्यसभा अपर हाउस के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है पार्लियामेंट। देखिएगा दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे हम केंद्रीय विधानमंडल के बारे में, ठीक है दोस्तों। और केंद्रीय विधानमंडल में हम बात करेंगे संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो केंद्रीय विधानमंडल हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जो उल्लेख है दोस्तों यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाग है यानी कि संविधान के पार्ट 22 है, उन 22 भागों में हमारा जो पार्लियामेंट है वो कौन से पार्ट में उसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस पार्लियामेंट के पांचवें जो पार्ट है, पांचवा पार्ट है, उस पांचवें पार्ट में हमारा जो संसद यानी कि केंद्रीय विधानमंडल की चर्चा की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि हम संसद हम यूँ कह सकते केंद्रीय विधानमंडल को हम कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल में इसको पूरा हम कवर करेंगे। तो दोस्तों 79 से लेकर 122 यानी कि 122 तक हम केंद्रीय विधानमंडल को बिल्कुल चर्चा का विषय बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तो दो बात हो गई यानी कि केंद्रीय विधानमंडल यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसको संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक हम इस केंद्रीय विधानमंडल को चर्चा का विषय बनाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को दोस्तों ये द्विसदनीय विधानमंडल है। तो दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल है, आपको पता होना चाहिए कि एक तो लोअर हाउस और एक अपर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके दो ये पार्ट हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट के दो क्या है इसके द्विसदनीय विधानमंडल इसको हम कह सकते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा आर्टिकल 79 है। ये आर्टिकल 79 किस बात का उल्लेख करता है यानी कि किस बात के बारे में हमें जानकारी देता है दोस्तों। तो आर्टिकल 79 के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारी भारत की जो संसद है, हमारी भारत की संसद के अंदर जो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है दोस्तों। दोस्तों ये याद रखिएगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट राष्ट्रपति के द्वारा संसद हम कह सकते हैं संसद के जो लोग राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, संसद के दो पार्ट है यानी कि एक तो राज्यसभा है यानी कि अपर हाउस है और एक आपकी दोस्तों लोकसभा है यानी कि लोअर हाउस है, लोकसभा है। तो दोस्तों इसके दो पार्ट हो गए। और दोस्तों अगर हम इस हमारे पार्लियामेंट के अंगों की बात करें यानी कि पार्ट तो दो, राज्यसभा और लोकसभा। और दोस्तों और अगर हम इसके अंगों की बात करें तो दोस्तों हम जो हमारा प्रेसिडेंट है यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी संसद के तीन भाग हो जाएंगे, तीन अंग हो जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आर्टिकल 79 में बताया गया है कि हमारी जो भारत की जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, वो राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा से मिलकर बनी है दोस्तों। तो आई होप से फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, आगे की बात और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संसद है वो तीन यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। तो दोस्तों हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों जो हमारी राज्यसभा है यानी कि अपर हाउस है दोस्तों, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी हम कह सकते हैं। इसको किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको हम उच्च सदन कह सकते हैं। यानी कि उच्च सदन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो कैंडिडेट होते हैं
ये योग्यता के अनुसार उनको मनोनीत किया जाता है, तो इसलिए उसको उच्च सदन कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसको द्वितीय सदन, देखिएगा दोस्तों द्वितीय सदन भी कहते हैं। कि द्वितीय सदन क्यों कहते हैं कि दोस्तों ये आपका जो लोकसभा है, लोकसभा से कम इसको शक्ति प्राप्त है, इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं, और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं दोस्तों। दोस्तों स्थायी सदन भी इसको हम कहेंगे। स्थायी सदन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनके कैंडिडेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा को कभी हम भंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं दोस्तों। फेडरल काउंसिल की बात करें, काउंसलर की बात करें, तो दोस्तों इसे संघीय सदन कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रांतीय हितों का ये नेतृत्व करती है, इसलिए इसको संघीय सदन कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारी अपर हाउस के बारे में मैंने बता दिया कि इसको किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों। राज्यसभा को अपर हाउस कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी हम कह सकते हैं, उच्च सदन भी कह सकते हैं, द्वितीय सदन भी कह सकते हैं, स्थायी सदन भी कह सकते हैं, और संघीय सदन भी हम कह सकते हैं। ये तो बात हो गई राज्यसभा के बारे में। अब दोस्तों लोकसभा के बारे में हम देखते हैं कि लोकसभा को किस किस नामों से हम जानते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको देखें तो हाउस ऑफ द पीपल्स, यानी कि जनता का जो जनता का सदन, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको निम्न सदन कहेंगे, इसको प्रथम सदन कहेंगे, क्योंकि राज्यसभा से ज़्यादा इसको शक्ति प्राप्त, इसको प्रथम इसलिए सदन कह सकते हैं। अस्थायी सदन कहेंगे दोस्तों, ये कभी भी इसको भंग किया जा सकता है दोस्तों, और इसको दोस्तों लोकप्रिय सदन भी हम कह सकते हैं दोस्तों। तो ये तो इसके उपनाम हो गए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दोस्तों संसद के भाग, यानी कि संसद यानी कि पार्लियामेंट के दो तो भाग हैं, यानी कि इसको एक भाग आपका दोस्तों जिसको हम कह सकते हैं लोकसभा, और एक भाग दोस्तों इसको कह सकते हैं राज्यसभा। दो भाग हो गए। और अंगों की अगर बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, और इसके अंदर हम दोस्तों राष्ट्रपति को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर इसके अंग 3 हो गए, और इसके पार्ट कितने हुए दोस्तों? 2 हो गए, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। दोस्तों इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, संसद की बात अगर करें तो संसद के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख है दोस्तों, कौन से भाग में बताया गया है दोस्तों? इसका उल्लेख 79 में बताया गया है दोस्तों। दोस्तों एक मिनट, हाँ 79 में बताया गया है। तो 79 में इसका उल्लेख किया गया है, और इस 79 के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद है, इस संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इंक्लूड होते हैं। हम कैसे लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, चर्चित सदन और अस्थायी सदन कहते हैं, और राज्यसभा को द्वितीय सदन और उच्च सदन भी हम कह सकते हैं। और हमारे प्रेसिडेंट है, उसको हम दोस्तों हमारी संसद को एक अंग के रूप में सो इंक्लूड कर सकते हैं, यानी इसको हम हमारी संसद का एक अंग के रूप में हम कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों कहेंगे? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अंग इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको पता है कि कोई भी विधेयक होता है दोस्तों, विधेयक जब जो विधेयक है वो राज्यसभा या लोकसभा में जब पारित होकर राष्ट्रपति के पास दोस्तों हस्ताक्षर होने के लिए उसको वहाँ पर जाता है दोस्तों कोई विधेयक, तो राष्ट्र जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो दोस्तों वो कानून बन जाता है, इसीलिए उसको अंग के रूप में हम समझते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है। अब इसके अंदर और बात कर लेते हैं। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा को जनता का सदन कह सकते हैं, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1954 से पहले हम लोकसभा को जनता का शासन कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा 1954 से पहले लोकसभा को जनता का शासन कहते थे, और राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से हम जानते थे दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 से पहले दोस्तों हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो आपका अपर हाउस है, अपर हाउस को तो हम कहते थे दोस्तों, क्या कहते हैं, राज्य परिषद, और लोअर हाउस को दोस्तों जनता का शासन हम कहते थे दोस्तों। दोस्तों एक और बात हम कर लेते हैं कि दोस्तों संसदीय जो प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी जो संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से हम इसको जानते हैं।
ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। संसद के दो भाग हो गए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि संसद के आर्टिकल 79 में उसके तीन अंग हैं दोस्तों। तो तीन अंग कौन कौन से हो गए दोस्तों, देखिएगा। एक तो आपका लोकसभा है, एक आपका राष्ट्रपति और एक आपका राज्यसभा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम आर्टिकल्स की बात अगर करें तो संसद जो पार्लियामेंट, वो कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। दोस्तों इसका उल्लेख किया गया 97। और हमारी जो लोकसभा है दोस्तों, इस लोकसभा का आर्टिकल कौन से में इसका उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों आर्टिकल 81 दोस्तों। और दोस्तों राज्यसभा का 80 और राष्ट्रपति का उल्लेख आपको पता है 52 के अंदर किया गया है दोस्तों, यानी कि 52 में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप इसको सीरियल वाइज याद रखिएगा। पार्लियामेंट 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 और हमारा जो राष्ट्रपति है उसका 52 यानी कि 52 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप ना जुड़े रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा को हम कह सकते हैं कि उसको उच्च सदन भी कह सकते हैं, उसको दोस्तों द्वितीय सदन भी हम कह सकते हैं, इसको हम स्थायी सदन भी कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम संघीय सदन भी हम कह सकते हैं। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं अब दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे जो हमारी राज्यसभा है यानी कि लोअर हाउस है, इसमें जो अधिकतम जो कैंडिडेट होते हैं यानी कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों इसमें 250 इसमें अधिकतम सदस्य संख्या होती है दोस्तों। अब दोस्तों 250 में से कितने कितने सदस्य, कितने तो हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और कितने सदस्य यूटी से आते हैं, और कितने सदस्य हमारे स्टेट से आते हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इन 250 में से अगर हम डिवाइड करें तो दोस्तों राज्यों और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्य इसमें आते हैं, यानी कि यहाँ पर निर्वाचित होकर आते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति इसमें यानी कि 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 238 प्लस 12 यानी कि 12, इनको अगर हम जोड़ लें तो दोस्तों 250 हो जाएंगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 में से राज्यों और यूटी से 238 प्लस राष्ट्रपति से कितने आते हैं, इसको 12 सदस्य आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि टोटल अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों राज्यसभा में 250, और राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से 238 सदस्य आएंगे, और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। ऐसे कुल मिलाकर दोस्तों कितने हो गए, 250 सदस्य हो गए। अब दोस्तों इनमें भी थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250, जबकि वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्य हैं दोस्तों वो कितने हैं दोस्तों, 245। याद रखिए 245 है। ये तो वर्तमान की स्थिति की हमने बात कर ली है। याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतम सदस्य संख्या 250, और उन अधिकतम सदस्य संख्याओं में से केंद्र शासित प्रदेश और राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं, 238, और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, वो दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऐसे कुल मिलाकर 250 सदस्य हो गए। अब वर्तमान में सदस्य कितने हैं दोस्तों राज्यसभा में, तो दोस्तों याद रखिएगा 245 है। अब इनमें से भी दोस्तों अगर हम डिवाइड करें दोस्तों, 245 सदस्य हैं, इनमें से राज्यों से दोस्तों 229 सदस्य आएंगे, राष्ट्रपति दोस्तों इसमें 12 सदस्य मनोनीत करेगा, और दोस्तों 4 ऐसे सदस्य हैं वो यूटी से आते हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज यानी कि हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। और दोस्तों इन 4 में से अगर हम उनको भी डिवाइड करें तो दोस्तों 3 तो दिल्ली से आते हैं, और दोस्तों एक है ना पुदुचेरी से आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पांडिचेरी लिख रखा है दोस्तों, नाम चेंज हो गया है दोस्तों, तो उसको आप पुदुचेरी कर लीजिएगा दोस्तों। तो आगे आने वाले समय में दोस्तों मैं इन विशेष बातों का मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, मेरे से मिस्टेक हुआ है। तो इसको पांडिचेरी नाम कहते हुए इसको पुदुचेरी आप लिख लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त। ठीक है, तो ऐसे 4 सदस्य यूटी से आते हैं ना, तो उनमें से 3 सदस्य तो दिल्ली से और 1 सदस्य आपके पुदुचेरी यूटी से आते हैं। ऐसे कुल मिला के दोस्तों 245 हो गए। तो याद रखिएगा दोस्तों ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको अलग से लिखवा दिया है इसको, यानी 229 तो दोस्तों राज्यों से
3 सदस्य दोस्तों दिल्ली से, 1 सदस्य दोस्तों आपके पुदुचेरी से, ऐसे तो टोटल मिला के 4 सदस्य हो गए कहाँ के, यूटी से हो गए हैं। और 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अब हम जैसे कल इसका वीडियो अपलोड करेंगे हमारी जो लोकसभा उसके बारे में, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अंदर दोस्तों 2 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता था, उस मनोनीत 2 सदस्यों को अभी वर्तमान में ये जो प्रक्रिया है मनोनीत की दोस्तों, यानी कि 2 सदस्यों की प्रक्रिया को अभी वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों एक अमेंडमेंट किया है, यानी कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में ये बताया गया है कि अब जो राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय थे दोस्तों, लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, वह प्रक्रिया दोस्तों अभी हाल ही में समाप्त कर दी गई है 2 जनवरी 2020 के अंदर। अब वर्तमान में कह सकते हैं कि जो हमारी लोकसभा में जो पहले अधिकतम सदस्यों की संख्या 252 थी, अब वर्तमान में उनको 552 थी, उसको अब कम करते हुए 550 रह गई है। अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो दोस्तों 545 सदस्य थे किसमें, लोकसभा में, यानी कि 545 में से अब 2 सदस्यों को कम कर दीजिएगा तो 543 सदस्य हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया था राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, तो अब हमारी लोकसभा में 543 सदस्य रह गए हैं, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जनवरी 2020 में इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो बात है दोस्तों, मैं इसको कल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी 245 को डिवाइड करके हमने देख लिया कि राज्यों में 229 राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत करते हैं, और दोस्तों 4 ऐसे सदस्य हैं जो यूटी से आते हैं, जिसमें 3 सदस्य दिल्ली यूटी से और 1 सदस्य आपके पांडिचेरी यूटी से आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों, अब इनके बारे में और बात कर लेते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर दोस्तों सभापति और उपसभापति होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपसभापति का चयन दोस्तों सदस्यों में से ही किया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन दोस्तों अगर उपसभापति की बात करें तो दोस्तों उस उपसभापति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, यानी कि वो उपसभापति का निर्वाचन दोस्तों, यानी कि जो राज्यसभा की जो 245 सदस्य हैं उन्हीं में से दोस्तों एक उपसभापति का चुनाव कर लिया जाता है, यानी कि उनका निर्वाचन कर लिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि योग्यता में, यानी कि पहली तो योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि हम राज्यसभा के अंदर की बात करें तो 30 वर्ष, यानी कि आपके राज्यसभा में सदस्यों की जो आयु है वो 30 वर्ष है। और लोकसभा की अगर बात करें दोस्तों, जब हम लोकसभा पढ़ाएंगे तो उस वक्त हमको बताएंगे, तो इसमें 25 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों, और लाभ के पद पर वो नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ऐसे हम निर्वाचन की बात अगर करें तो दोस्तों 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों का द्वारा निर्वाचन किया जाता है। यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनमें उनका निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यानी कि 12 सदस्यों को तो दोस्तों हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं, और दोस्तों राज्य विधानसभा होती है ना राज्यों के अंदर, जैसे केंद्र में, यानी कि संसद में 2 केंद्र विधानमंडल क्या होता है, यानी कि संसद के 2 पार्ट हो गए हमारे लोकसभा और राज्यसभा,
और राज्यों की एक विधानमंडल होती है जिसको हम विधानमंडल कहते हैं। उसके भी दो पार्ट हो गए, एक विधानसभा और एक विधान परिषद दोस्तों। ठीक है, तो विधानसभा अधिकांश यानी कि लगभग लगभग सभी स्टेट्स में है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर दोस्तों विधान परिषद ही हैं, यानी कि द्विसदनात्मक कुछ राज्यों में, और राज्यों में अधिकांश राज्यों के अंदर एक सदनात्मक है दोस्तों। ठीक है, तो उन जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, वही दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं दोस्तों। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को, यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, वो किन सदस्यों को करता है दोस्तों? जो कला के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त किए हो, यानी विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल बिल्कुल विशेष योग्यता हो उनकी, साहित्य के अंदर और समाज सेवा के अंदर। और दोस्तों अभी हाल ही में तो खेल को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है दोस्तों। जो सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था दोस्तों, जो राष्ट्रपति के द्वारा उनको नॉमिनेट किया गया था दोस्तों। तो इन 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा और खेल में बिल्कुल पारंगत और विशेष योग्यता प्राप्त कर चुके, उनको दोस्तों राष्ट्रपति मनोनीत करता है कि नॉमिनेट करता है दोस्तों। इन सदस्यों का जो मनोनीत करने का जो तरीका है, प्रावधान है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आयरलैंड के संविधान से और कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो भी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ही हमें भारत के संविधान के अंदर जोड़े गए हैं। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 12 सदस्य जो नॉमिनेट करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति, तो दोस्तों उसका कौन से संविधान, यानी कि कौन से देश के संविधान से हम इस प्रक्रिया को अपनाया है, वो आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया है दोस्तों। तो ये बातें हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्यों की हम चर्चा करें। देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा देखें तो राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्य, यानी कि दोनों सदनों के सत्रों को बिल्कुल आहूत करता है दोस्तों, सत्र अवसान करता है, लोकसभा को वो भंग कर सकता है और अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मैंने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने स्टडी करवा दी थी। तो दोस्तों आप जाके वहाँ पे पढ़िएगा, प्रेसिडेंट को पढ़िएगा, यानी कि राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है उसको पढ़िएगा, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल यानी कि ड्यूरेशन की हम बात करें, तो दोस्तों आपको पता होना, वैसे तो स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यानी कि याद रखिएगा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। लेकिन जो उनके सदस्य होते हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। और वो 6 सदस्य होते हैं दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद में। ठीक है, और फिर उनकी जगह दूसरे सदस्य निर्वाचित होते हैं। ओके, बात करते हैं आगे की। अगर हम कार्य की बात अगर करें दोस्तों, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य उनके कार्यों की बात करें, तो दोस्तों आपको पता है विधेयकों को पारित करना होता है। आपको पता है कोई सा भी विधेयक होता है दोस्तों, उस विधेयक में दोस्तों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास दोस्तों हस्ताक्षर के लिए जाता है और वो कानून बन जाता है, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हम एक ऐसा विधेयक है दोस्तों, वो केवल केवल राज्यसभा में ना उसको पारित करके दोस्तों लोकसभा में ही पारित किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है, वो लोकसभा में ही पारित होता है दोस्तों पहले सर्वप्रथम। और कोई धन विधेयक ये है या नहीं है, इनकी जांच पड़ताल और इसके बारे में बताने वाला लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इस विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में राज्यसभा को थोड़ा सा एक शक्ति प्राप्त है। क्या प्राप्त है दोस्तों कि वो धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक वो मतलब उसको रोक सकता है अपने पास में। और दोस्तों आपको पता है कि 14 दिन बाद में 15वां दिन तो ऐसा होता है जिसमें वो विधेयक पारित हो जाता है अपने आप ही। तो ये थोड़ी सी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि और 2 शक्तियाँ प्राप्त है। हम यूँ कह सकते हैं 2 कार्य और हो सकते हैं। एक दोस्तों आपको पता होना चाहिए 249 एक आर्टिकल है, और उस आर्टिकल के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के जो राज्य
सूची की जो विषय होते हैं जिस पर राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, उस सूची के विषय को देश हित को समझते हुए उस पर क्या करती है, 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने के लिए ये मतलब लोकसभा ये कर सकती है कि संसद कानून बनाए, यानी कि देश हित को समझते हुए। तो 200 आर्टिकल लगता है, इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको समझिएगा। 249 के अंतर्गत यदि 2/3 बहुमत से पारित करके संसद राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। एक याद रखिए दोस्तों, 312 आर्टिकल यानी कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है दोस्तों, जैसे आईएएस है ना, आईएएस वगैरह जो अखिल भारतीय जो प्रशासनिक जो सेवाएं होती है दोस्तों, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल 312 में राज्यसभा अधिकतम कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि जो 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की दोस्तों। देखिए दोस्तों, गणपूर्ति की अगर बात करें, कोरम की अगर बात करें, तो दोस्तों कोरम दोस्तों जो राज्यसभा का जो कोरम है, राज्यसभा का कोरम के अंदर हम कहेंगे कि राज्यसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/10 सदस्य अगर राज्यसभा की बैठक में उपस्थित हो, तब तो दोस्तों वो बैठक पूर्ण हो जाती है, अन्यथा नहीं है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्यों का 1/10% यानी कि हम कह सकते हैं कि 245 का 1/10% कितना हुआ, यानी कि 25 सदस्य अगर होंगे तो दोस्तों क्या होगी दोस्तों, यानी कि राज्यसभा की बैठक पूर्ण होगी दोस्तों। ऐसे सत्रों की बात करें दोस्तों, यानी कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं दोस्तों, उसको हम आगे हम बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हम टॉपिक से हट के हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो संसद है, पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट की अगर चर्चा करें तो दोस्तों भारतीय संविधान यानी कि ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या है कि वहाँ पर जो हमारी ब्रिटेन में जो ऊपरी सदन है, यानी कि हम ऊपरी सदन की बात करें तो भारत में ऊपरी सदन किसको कहा गया है, यानी कि राज्यसभा को कहा गया है। तो उसमें ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है ब्रिटेन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्या, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और दोस्तों निचला सदन हम कह सकते हैं कि लोकसभा, उसको हम कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स दोस्तों। और दोस्तों जो संसद का जो ताज होता है दोस्तों, वो किस किस पर डिपेंडेड है, यानी कि कोई राजा या रानी पर डिपेंडेड होता है। ऐसे में अमेरिका की बात करें तो दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति विधानमंडल का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है, यानी कि इसमें 2 होते हैं, एक तो सीनेट जिसको हम ऊपरी सदन कह सकते हैं, और एक निचला सदन होता है जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको हम कह सकते हैं दोस्तों। राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा की अगर बात करें कि दोस्तों हमारे संविधान में 12 सूचियाँ हैं। 12 सूचियों में जो चौथी अनुसूची है, सूची नहीं, चौथी अनुसूची है, उसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, इनका चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा उनका चुनाव होता है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दोस्तों आपकी अनुसूची, चौथी अनुसूची में बताया गया है। इसमें दोस्तों सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्यों में 31 और एक दोस्तों त्रिपुरा से, जबकि अमेरिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई। याद रखिएगा दोस्तों कि हमारी जो राज्यसभा है इसका इस राज्यसभा कब स्थापित होती है, 1952। अगर हम इसकी तारीख सही देखें तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया, यानी स्थापना की गई है। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष मनोनयन होता था, उस वक्त मनोनयन करते थे, और सेवानिवृत्ति सदस्य चुनाव और नामित तो दोबारा हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तो उनका दोबारा से चुनाव हो सकता है और दोबारा से नामित हो सकता है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में, यानी कि दोस्तों हमारी राज्यसभा का गठन तो 3 अप्रैल 1952 में, और उसकी पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 में हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों संसद की कार्य सूची में जो प्रथम विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल। दोस्तों प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो याद रखिएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, और संसदीय प्रणाली में भारत की देन क्या है, शून्यकाल होता है दोस्तों संसद का कोई सदस्य अपने सदस्य में से, यानी कि हम कह सकते हैं कोई संसद का कोई भी सदस्य है अपने सदन के अंदर 60 दिन तक अनुपस्थित होता है दोस्तों, तो उस सभा यानी कि उस
सभा की, यानी कि हम कैसे लोकसभा का है या राज्यसभा का, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दोस्तों संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ और संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस रिपोर्ट पर आधारित, दोस्तों याद रखिएगा, संसदीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित थी। श्वेत पत्र किसे कहा गया है दोस्तों? भारत का आधिकारिक दस्तावेज है, यानी कि आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 को हम श्वेत पत्र के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जो हमारा संविधान उसी में लिखा गया था, यानी उसी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उसको श्वेत पत्र कहा गया है दोस्तों। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन दोस्तों हम आपका जो राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 80 के प्रावधान के अनुसार। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा पृथ्वीराज कपूर को। प्रथम किस महिला जो है ना कि फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था? तो दोस्तों नरगिस दत्त को बनाया गया था। दोस्तों राज्यसभा का प्रथम महिला जो महासचिव थी दोस्तों, तो दोस्तों वी.एस. रमा देवी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि पृथ्वीराज कपूर तो प्रथम अभिनेता जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। नरगिस दत्त पहली महिला जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, मनोनीत किया गया था। और राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव दोस्तों वी.एस. रमा देवी। तो दोस्तों अब थोड़ा सा राज्यसभा की सीटों की हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में अधिकतम सीटें हैं दोस्तों, यानी कि जनसंख्या आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, तमिलनाडु में 18 है, और हाँ राजस्थान स्टेट में 10 है, यानी कि अधिकतम सदस्यों की संख्या है दोस्तों। ऐसे कम की बात करें, न्यूनतम की बात करें, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड है ना, वहाँ पर दोस्तों एक एक सीटें हैं, और ये न्यूनतम है। तो दोस्तों आई होप आज का हमारा जो वीडियो है आपको बहुत बढ़िया लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो हमारा जो टिक्की स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं नए टॉपिक है, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।